एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिक्र करेंगे 30 दिसंबर 2021 को पूछे गए बाल विकास के 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। और जैसे कि पता है कि 28 दिसंबर 2022 को किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और एकदम हूबहू जो प्रीवियस ईयर हमेशा बोलते थे कि प्रीवियस ईयर ज़रूर बनाइए, प्रीवियस ईयर को इग्नोर एकदम नहीं कीजिए। आपके 80% सवाल वहीं से रिपीट हो रहा है और 60% तो आपको पास करने के लिए चाहिए ही, 80% रिपीट हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए और समय मिले तो 2021 से पहले जितने भी सीटेट हुए हैं उनको भी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी वही सब रिपीट होकर 2021-22 वाले प्रश्न बैंक बना है, क्वेश्चन बैंक बना है। तो वही क्वेश्चन बैंक है ही। आप यदि 2021-22 भी कर लेते हैं तो आज का टॉपिक जो होगा ये 30 दिसंबर 2021 को पूछे गए बाल विकास है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखते हैं, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए कोई भी बच्चा पहले यदि कूदेगा तो कुछ संभव नहीं है, पहले क्या करेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, तो उछलना सीखेगा। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं, नहीं, ये पारस्परिक सभी आयाम से यहाँ रिलेटेड नहीं है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, ये भी गलत, नहीं जोड़ दिया इसमें। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, परिपक्वता और अनुभव दोनों प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या होगा कि ये पूर्व अनुमानित प्रतिमान का अनुसरण करता है, यानी पहले जो मॉडल आपके अंदर विकसित हुआ है उसी को आगे करने में मदद करता है, यानी आगे करने में अनुसरण करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि पता है कि पहले कूदना सीखने से क्या करना होगा, चलना और उछलना। तो ये क्या हो गया, पूर्व अनुमानित प्रतिमान, और कूदना क्या हो गया, आगे का। तो इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बालकों के वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या शामिल है, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ये दोनों होगा। क्या होगा, मात्रा भी और गुण भी। मात्रा मतलब कितना सा मात्रा में विकास या वृद्धि हुआ और किस टाइप का हुआ, ये क्या हो गया, गुणात्मक। तो दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। आपका आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। विकास के दौरान कौन प्रभावित करता है, प्रकृति, आनुवांशिकता, लालन पालन, क्रोमोसोम। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, यानी क्या कह रहा है कि समाज की बात कर रहा है, सामाजिक दुनिया की बात कर रहा है। तो समाज में प्रकृति समाज की देन नहीं है, ये क्या है, प्रकृति की देन है समाज। अनुवांशिकता भी सामाजिक से लेना देना नहीं है। लालन पालन, तो बच्चे का लालन पालन परवरिश जहाँ होता है वो क्या कहलाता है, सामाजिक दुनिया। तो क्या है इसका आंसर क्या होगा, लालन पालन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं। देखिए ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है और आपके आने वाले सीटेट में हमेशा रिपीट होते रहेंगे। देखिए ये प्राथमिक समाजीकरण की 2 संस्थाएं, एक प्राथमिक जिसको मुख्य कहते हैं और दूसरा द्वितीयक जिसको गौण कहते हैं, गौण कहते हैं, मुख्य और गौण। तो ये क्या है कि प्राथमिक में क्या है कि शिशु जहाँ जन्म लेते हैं, जैसे परिवार में जन्म हुआ, आस पड़ोस, परिवार और आस पड़ोस, ये प्राथमिक समाजीकरण हो गया। और दूसरा द्वितीय गौण जो है, यानी द्वितीय या गौण समाजीकरण क्या है, जब वो परिवार से बाहर जाता है, जैसे विद्यालय चला गया, कार्यस्थल चला गया, ये सब क्या है, समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो कह रहा है इसमें क्या, प्राथमिक संस्थाएं। स्कूल एवं पास पड़ोस नहीं, स्कूल क्या है, सेकेंडरी है। परिवार और संचार माध्यम, संचार भी क्या है, सेकेंडरी है, यानी द्वितीयक है। पास पड़ोस एवं शिक्षक, शिक्षक क्या है, द्वितीयक है। बाकी जो छोड़ रहे हैं वो प्राथमिक है, तो पहला लगा लीजिएगा आप लोग और बाकी जो है आप एक कॉलम बनाकर अलग कर लीजिएगा दोनों को। पास पड़ोस शिक्षक हो गया, इसमें परिवार एवं पास पड़ोस ये क्या है, दोनों जो है प्राथमिक है, दोनों प्राथमिक, ये भी प्राथमिक और ये भी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? किस चरण पर है? देखिए ये चरण जो है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्माण अभिकरण और सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो इसका आंसर जो है क्या है? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। यानी उद्देश्य क्या है कि वो देगा तभी हम देंगे। तो ये क्या है? उद्देश्य यांत्रिक, यानी यांत्रिक। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं? देखिए 4 अवस्था जो बताए थे पियाजे वाला, आप लोग देखे होंगे वीडियो में। एक संवेदी पेशी अवस्था, ये क्या है? 2 वर्ष तक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। और दूसरा अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ये 11 से 14 या 15 वर्ष। तो ये 4 अवस्था होता है। तो ये क्या कह रहा है? किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी, बच्चे खेलते किस में हैं? इस अवस्था में खेलते हैं, साझा करते हैं, और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाता है। कोई भी संकेत है, सिंबल है, कोई वस्तु है, तो ये है, लेकिन उसको वो याद नहीं रख सकता है। जब तक उसके सामने रहता है तभी तक उसको याद रखता है, बाकी उसके अंदर संरक्षण नहीं होता है। तो ये क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और बड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण होता है? कमी के कारण, यानी देखिएगा कोई बच्चा है, लंबा गिलास है लेकिन उसमें पानी कम हट रहा है, छोटा है चौड़ा है तो कहेगा कि नहीं इसी में ज़्यादा हटता होगा, लंबा वाला में। तो ये अब उसको ये दिखा गया कि नहीं आप जो सोच रहे थे ये गलत है। ये क्या है? अकेंद्रीयता। उसके अंदर केंद्रीयता की भावना अभी नहीं आई है, केंद्रीयता की गुण अभी विकसित नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तब टीचर यानी अध्यापक कह रहे हैं यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि यह बिल्ली के पैर है। देखिए बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, बच्चा तब कहता है पंजे, अध्यापक फिर कहता है सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा, यह वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? अब देखिए ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है और इसमें क्या कर रहा है? स्कैफोल्डिंग सहारा दे रहा है। स्कैफोल्डिंग, शिक्षक यानी बच्चा नहीं कर पा रहा है, बच्चा सपोर्ट ले रहा है किससे? टीचर से, और टीचर क्या कर रहे हैं? सहारा दे रहे हैं। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या हो गया? सहारा देना। तो बच्चे को सहारा दे रहे हैं अध्यापक और इसी को हिंदी में कहा गया पाड़। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, जैसे कि पता है कि तीनों चैप्टर जो है पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता है क्या? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और कोहलवर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बच्चे किस तरह से सीखते हैं? अपने एनर्जी से, यानी उसके अंदर जितना एनर्जी होगा वो बच्चे उतना ही जल्दी सीख जाते हैं। तो रचनात्मक क्या करा ऑप्शन? बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं? नहीं, इसमें नहीं सीखते हैं। बड़ों द्वारा दी गई व्याख्यान से सीखते हैं? नहीं, ये भी नहीं। पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं? नहीं। क्या है? स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। ये वाला प्रश्न आया भी था कि बच्चे जो है पियाजे के रचनावादी से कि बच्चे कैसे सीखते हैं? स्वतः, अपने सेल्फ, अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता है, अंदर जो है स्फूर्त होता है, एनर्जी आता है। उस जब वो अपने आंतरिक रूप से एनर्जेटिक होने के बाद जब आप कोई गतिविधि करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो वो चीज़ क्या करते हैं? आप जल्दी सीखते हैं। और रचनावादी कक्षा में बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है, ये वाला 28/12/2022 को रिपीट हुआ है प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार जो है 2021-22 में रिपीट भी हुआ है और इस बार भी ये प्रश्न आया हुआ है। समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो दो ही चीज़ है, जब अपने खुद के बारे में सोचने, समझने, विचार करने का अभिप्राय है तो उसको कहते हैं हम लोग अंतरावैयक्तिक, और जब दूसरों के बारे में समझ हो, दूसरों की भावनाओं, विचारों को समझे तो उसको कहेंगे अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में, महिला को दिखाना है तो दो आदमी को दिखा रहे हैं हम लोग, 2 पर्सन को, एक नर्स और दूसरा अध्यापिका को, तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि नर्स है तो सिर्फ महिलाएं होगी, टीचर है तो सिर्फ महिलाएं होगी, ऐसी बात नहीं, वो डॉक्टर भी हो सकती है और पायलट भी हो सकती है। तो इससे क्या चिन्हित होता है? यदि इस कथन पर जाएं तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िबद्धता है, जो जेंडर रूढ़िबद्धता है। लेकिन ये तो कह रहा है कि सीमित नहीं करना चाहिए, यानी ये जेंडर रूढ़िबद्धता का पक्ष नहीं ले रहा, ये क्या कर रहा है? जेंडर समरूप की बात हो। तो यानी इस कथन से इसका आंसर क्या आना चाहिए कि भाई सिर्फ महिलाओं को नर्स और शिक्षिका नहीं बताना चाहिए, और यदि पुरुष की बात आ जाए तो उसको, पुरुष को डॉक्टर या पायलट ही नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है महिला भी पायलट हो सकती है और डॉक्टर हो सकती है। तो इसलिए ये जेंडर समरूपता की बात कर रहा है। लेकिन ये आंसर जो ये आपका सीटेट रखा है, 2 और 4 रखा है, ये भी रखा है और ये भी रखा है। अगला प्रश्न है, कथन ए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए। आपको एक बात बता दें कि कथन और कारण वाले भी एक वीडियो हम स्पेशल जो है ना बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, अभिकथन और कारण वाले कम से कम 40 प्रश्न हैं, उसको कर लीजिएगा। रिपीट है उसी से ये प्रश्न भी उसी से रिपीट है। तो आपके लिए हम बहुत कुछ आसान करके रखे हुए हैं, जिसको समय है देख लीजिए। अब तो आने वाले एग्ज़ाम हो सके कि आप दे चुके हैं या आने वाले 1-2 दिन में आपका एग्ज़ाम भी हो। बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ये क्या है कि ये सही है कि बच्चों को यदि भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है, यानी बच्चे भाषा सीखे तो भाषाई परिवेश का होना, अच्छा भाषाई परिवेश का होना आवश्यक है। ये कथन क्या है? सही है। कारण, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भावनाओं का अधिगम में भी महत्वपूर्ण होता है। भावना, यदि अच्छी भावना है तो बच्चे अधिगम अच्छे करते हैं, भावना अच्छा नहीं होता तो अधिगम भी अच्छा नहीं कर पाता। तो ये भी क्या है? सही है। लेकिन ये मैटर अलग और ये मैटर अलग है, तो कभी भी व्याख्या नहीं करेगा। तो देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, ये ए और आर दोनों सही है, दोनों में है। लेकिन ये अलग मैटर है तो व्याख्या करता है, होता ये अलग मैटर है तो ये अलग मैटर है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है, यानी स्टार नहीं होता है, बच्चे अच्छा करता है तो स्टार मिलता है, ग्रेड मिलता है, तो वही सितारा की बात कर रहा है। सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रूप अपनाती है। वो हमसे नहीं होगा, अब ये डिफेंस करने लगा। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? थोड़ा सा यहाँ जो है ना रचनात्मक कट गया है, मिसटाइप हो गया। रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, तो आप उससे क्या कीजिएगा? यदि ऐसा कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे कि नहीं। कोई जरूरी नहीं कि जिसको स्टार मिला है वही सबसे तेज होता है, ऐसा नहीं। आपको स्टार नहीं मिला है, आप भी मेहनत कर सकते हैं, आप भी अपना काम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास करते करते कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग को फीडबैक देना चाहिए। तो ये है क्या आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। तो इसमें 3 है जो विशेषता है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जानकारी संग्रह करना, जानकारी संग्रह करना। जब हम किसी के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, तो जाहिर है कि विशेष किए गए कार्यों को संकलित करते हैं, हम जमा कर रहे हैं और उसके विकासात्मक यानी कैसा उसके अंदर विकास हुआ हम प्रकाश डाल सकते हैं। तो ये वाला कथन सही है, लेकिन पूछा है कि कौन विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। ये भी सही है, पोर्टफोलियो से हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये भी कथन क्या हो गया? सही हो गया। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं, यानी हम उसको और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं ये पोर्टफोलियो करके। तो ये भी सही है। चौथा तो बिल्कुल गलत होगा, तो यानी यही आंसर होगा। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। कहता है असंबद्ध यानी बिना जुड़ा हुआ चीज़ परीक्षण होता है, ऐसा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 4 कथन है। बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियां और आवश्यकताओं की पहचान करना बिल्कुल करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए? सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले, तो जिसको भाई विशेष आवश्यकता है, उसका क्या पक्ष है, उसको किस में इंटरेस्ट है, उसकी क्या ज़रूरत है, इसकी पहचान करेंगे तो ये होगा। अब वैयक्तिक भिन्नताओं का निराधार करना और एक समानता सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं का निराधार करना यानी ये आधार है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को मानते हुए पढ़ाएंगे। कहता है कि उसका कोई आधार ही नहीं है, ये नहीं मानना है। तो ये वाला क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। आकलन युक्ति का यानी कौन कितना सीखा ये कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजना बनाना। तो अब जो विशेष आवश्यकता है, अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, तो हम लोग पर्सनल एजुकेशन प्लानिंग बनाएंगे, पर्सनल एजुकेशन प्लानिंग बनाएंगे पीईपी। तो ये भी होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य मामले की जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचालन में शाब्दिक छिन्नता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रम पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? यानी सब क्या है? ये सब अवगुण है। शर्मीला है, डरपोक है, सब कुछ इसमें बता रहा है। तो ऐसा क्या? श्रवण अक्षमता, सुन ही नहीं पा रहा है तो बेचारा ये थोड़ी होगा। बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक से नहीं। स्वलीन स्पेक्ट्रम, ये क्या है? दृष्टि अक्षमता नहीं, स्वलीन, अपने आप में खोना, किसी की बात नहीं सुनना, किसी से जी चुराना, किसी से नज़र चुराना, ये सब क्या? स्वलीन। स्वलीन मतलब अपने आप में खोना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों? सुविधा वंचित समूह मतलब जिसको सुविधा नहीं है, पढ़ना लिखना खाना पीना रहना, यदि वो बच्चा आपके शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है, यानी कौन सा इफेक्टिव नहीं है, पूछ रहा है आप क्या करेंगे जो उसके लिए औचित्य नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है। कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, ये तो बिल्कुल करेंगे कि जो भी कक्षा में है चर्चा उसमें शामिल होने देंगे। दूसरा, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ये भी करेंगे, चाहे वंचित बच्चा रहे कुछ भी रहे, हम भेदभाव नहीं कर सकते। और समावेशी कक्षा तो यही कहता ही है। तो बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, यानी बच्चे नियमित रूप से स्थाव हो, चाहे वो वंचित रहे चाहे नहीं हो, ठहराव हो, उसका मॉनिटरिंग यानी देखभाल भी वंचित करेंगे। समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये बिल्कुल नहीं होगा ना। क्या करना है? ये नहीं कि जो समूह जिससे रिलेटेड है उसी समूह में उसको बांट देंगे, ये कभी नहीं करेंगे। अब जैसे कि वंचित समूह है तो वंचित समूह में रखेंगे, जो सामान्य समूह है ऐसा नहीं करेंगे। तो यानी ये होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये प्रभावशाली अधिगम नहीं है, प्रभावशाली तरीका नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए ये वाला प्रश्न इस बार आया हुआ है आपका हिंदी
आपका जो है डिसलेक्सिया आया हुआ है हिंदी पेडागोजी में 28 दिसंबर को पूछे गए सवाल में, पूछे गए सीटेट एग्जाम में। तो एक मैचिंग है जो आपके लिए 4 प्रश्न का हल हो सकता है। तो प्रश्न क्या है, ये मिलान करना है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया किसको कहते हैं? डिस्फेजिया संतुलन सक्षम गत्यात्मक नियंत्रण नहीं, ये डिस्फेजिया क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यता को प्रभावित करता है। यानी भाषा और संप्रेषण जैसे जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? डिस्फेजिया। दूसरा डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या है कि ये संतुलन सक्षम गत्यात्मक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई, ये क्या है? डिस्प्रैक्सिया। डिसकैलकुलिया ये गणना वाला है जो अभी बताए थे, ये 3 नंबर ही होगा इसका। वह दिव्यांग जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणना को कार्य करने की दक्षता को प्रभावित करती है, डिसकैलकुलिया। और डिसग्राफिया जो है ये क्या है? लेखन वाला होगा, लेखन वाला, यानी वह दिव्यांगता जो संबद्धता के साथ लिखने, यानी वो लिखने में कठिनाई। तो आप इसको मिला लीजिएगा, एक आ चार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? किस तरह से पोषित कर सकते हैं? विद्यार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर लगातार नजर नहीं रखेंगे, बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ेंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना। ऐसा नहीं कि सब बच्चे से यही आशा रखेंगे कि सब टैलेंट हो, ऐसा भी नहीं रखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के लिए अवसर देना। अब समस्याओं का समाधान है तो बच्चे अलग अलग समस्या समाधान का तरीका अपनाए, ये मौका देंगे, ये अवसर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना। अब उसके बारे में थोड़ा इमेजिन करेंगे, कल्पना बनाएंगे कि भाई समस्या इस तरह का है, क्या करना है। परिकल्पना का परीक्षण, तब ये परीक्षण करेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तरीका जो है आंकड़ों का संग्रहण। तो इसका आंसर 1 ही होगा, लेकिन थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो है 1 और 3 दोनों दिया है आंसर वेबसाइट पे जो है, यानी ऑफिशियल आंसर 1 और 3 है। तो समस्या को परिभाषित करना, हाँ परिभाषित कर सकते हैं। समस्या का विश्लेषण कर लेंगे कि क्या समस्या है भाई, फिर परिकल्पना बनाएंगे, परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, तो बिल्कुल ये भी होगा। तो यानी 1 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चे की सफलता का श्रेय किसको देते हैं? देखिए, एक अच्छे शिक्षक कभी भी जो है ना कभी भी अपना श्रेय नहीं लेता है कि हम ऐसा कर दिए, फलाना ऐसा हो गया, वो नहीं। एक स्टूडेंट हमेशा जो है ये सराहना करता है कि हमारे शिक्षक की देन है कि हम सफल होते हैं। तो क्या करेंगे? तो एक अच्छे शिक्षक क्या करेगा कि हम ऐसा कर दिए, कभी नहीं। बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की योग्यता नहीं, बच्चे के प्रयत्न को, बच्चे की घबराहट को नहीं, अनुवांशिक रचना को नहीं, ये नहीं, क्या? बच्चे के प्रयत्न को। यानी बच्चे सफल हो रहे हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं तो सफल हो रहे हैं। आप प्रयत्न करेंगे तो आप भी सफल होंगे। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से? बिल्कुल नहीं, सबसे रखेंगे। जेंडर और वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए सभी विद्यार्थियों से? हाँ बिल्कुल, ये सभी यानी ना तो हम लड़का लड़की देखेंगे या कुछ क्लास से है बच्चा, ये सब ध्यान बिना रखते हुए हम क्या करेंगे? विद्यार्थी पर ध्यान रखेंगे। तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक संरचनावादी क्या कहता है कि अधिगम जो है समाज से ही होता है, यानी सामाजिक रचना के वजह से ही बच्चों में अधिगम सक्रिय होता है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अपसारी चिंतन। अरे बुढ़वा, अपसारी चिंतन तुम्हारे में रहता तो तुम ये सोचबे न करता कि मैं मूर्ख हूँ,
नहीं, ये नहीं होगा। स्वतः यथार्थवाद, यथार्थता मतलब कि जैसा है तैसा, अपने आप को जैसा है उसी में झोंक देना, तो ये भी नहीं। उपलब्ध परिपक्वता तो उसमें है ही नहीं, मैच्योरिटी तो है नहीं, ये भी नहीं। सीखी गई सहायता, बेचारगी, इसको कहते हैं क्या, बेचारगी कहते हैं, सीखी गई सहायता, यानी वो उसको कोई सहायता नहीं, वो क्या कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, हेल्पलेस फील करने पर ही कोई भी आदमी ये सोचता है कि मेरा इस दुनिया में क्या काम है, कोई काम नहीं है, हम ऐसा हैं वैसा है, हम अब ऐसा ही रहेंगे, हम कभी नहीं उठ पाएंगे, वो क्या हो रहा है, हेल्पलेस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। देखिए, ये हम बता रहे थे कि एनईपी 2020 वाले प्रश्न इस टाइप से रहते हैं, वो स्टेज से, अवस्था से नहीं रहता है। तो हमेशा हम बता रहे हैं कि एनईपी 2020 वाला हम वीडियो बनाया हुआ है, टोटल प्रीवियस ईयर 2021-22 में जो पूछा हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसी से रिपीट है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण की बात ही नहीं करता है एनईपी। कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, ये भी नहीं। अनुभव जनित अधिगम, यानी अनुभव से जो उसको अधिगम होगा ना, तो उसके अंदर समालोचनात्मक चिंतन होगा, यानी क्रिटिकल, यानी क्या कह सकते हैं उसको, कि क्रिटिसाइज करने का उसमें उसके अंदर गुण आ जाएगा। तो अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। उन्नति बच्चा कब होगा, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में ना रखते हुए प्रत्येक को समान अध्ययन सामग्री दी जाए नहीं, अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो, परिभाषा की तो बात करती ही नहीं है, तो 27 का आपका आंसर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, यानी जो कॉन्सेप्ट है, जो उसको उस ढांचे में शामिल करते हुए उसको समझाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से अधिगम उन्नति कर सकता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगा। तो देखिए, ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, थक भी गए हैं लगता है हम। 28 का 2 दिया हुआ है, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बतलाती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है, बढ़ाने में प्रभावशाली होगा। इसका आंसर तो वह 2 रखा है। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका मतलब क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी है, और ये थोड़ा सा जो है ना, कोई भी विद्यार्थी असफल होता है तो कहा जाता है क्या, व्यवस्था असफल होता है, विद्यार्थी असफल नहीं होता है। तो बालकों ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया, ये कभी भी नहीं होगा। अभिभावक असफल हो गए, नहीं, क्या होगा, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं, ये भी नहीं, यह व्यवस्था की असफलता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण, जो बताया आपको कि अभिकथन और कारण वाले भी वीडियो हम स्पेशली बनाए हुए हैं, तो इसको समझना कैसे है, बनाना कैसे है, एकदम बिल्कुल इजी होता है, वहाँ पर हम अच्छे से फॉर्मूला सहित बताए हुए हैं। तो ये था 30 दिसंबर 2021 को पूछे गए CDP के 30 में से 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो हो तो बेहतर आप बना पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।